आज के इस वीडियो का विषय है महान सम्राट अकबर, जिसे अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। ये बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें प्रारंभिक काल से ही मिलती रही हैं। हमने अपनी छोटी कक्षाओं में अकबर के बारे में कई जानकारियां प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता था, ये बाबर और हुमायूं के बाद मुगल सम्राट के रूप में तीसरे सम्राट के रूप में उभर कर सामने आए। अकबर नसीरुद्दीन हुमायूं के पुत्र थे। अकबर एक महान योद्धा थे, जिन्होंने सन 1556 ईस्वी में मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट के रूप में मुगल उत्तराधिकार का पदभार संभाला। अकबर ने अपने पिता की गंभीर अवस्था के दौरान धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना शुरू किया और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा भाग शामिल हो गया था। इन्होंने अपनी सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुता के बल पर पूरे देश में अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया और अपने अच्छे प्रशासन के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की। अकबर की प्रारंभिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अकबर ने जब अपना शासनकाल संभाला तो ये सिर्फ 13 वर्ष की आयु के थे। इनके पिता की बहुत छोटे समय में, इनकी 13 वर्ष की आयु के समय में ही मृत्यु हो गई थी और अपने पिता के लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य को उन्होंने एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित किया। और आज जिस भारत उपमहाद्वीप की हम बात करते हैं, उसके लगभग सभी भाग अकबर के शासनकाल में सम्मिलित थे। तो अकबर का जो शासन था वो एक महान साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ और इसके लिए उन्होंने न सिर्फ अपनी सैन्य नीति यानी सेना के बल पर ही उसको नहीं स्थापित किया था, बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अपनी कूटनीति के कारण भी अकबर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो पाए थे। आज के इस वीडियो में हम अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इसके आगे के वीडियोस में हम अकबर की विशिष्ट नीतियां जैसे मनसबदारी, उनकी राजपूत नीति, उनकी धार्मिक नीति, इन सब चीजों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। आप अकबर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें अकबर से संबंधित अन्य विषयों पर भी जानकारी और अपने प्रश्न पत्र से संबंधित अन्य विषयों के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे अकबर के प्रारंभिक जीवन की। अकबर ने एक केंद्रीकृत, अकबर का जो राजत्व का सिद्धांत था उसमें राजा का महत्व बहुत अधिक था और शासक के प्रभुत्व को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया और विवाह, गठबंधन और कूटनीति जैसी नीतियों के कारण उन्होंने उस काल में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो ना सिर्फ उनके जीवन काल में बल्कि उनके जीवन काल के भी लगभग 200 सालों तक भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बना रहा। तो इसलिए अकबर का महत्व बहुत अधिक है। मोहम्मद बाबर, जिनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, हम देख ही चुके हैं। और इनका वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान से संबंधित था। यानी पिता की तरफ से तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृ पक्ष का संबंध चंगेज खान से था। तो अकबर की धमनियों में एशिया के दो प्रसिद्ध आक्रामक लुटेरी जातियों तुर्क और मंगोल, उनके रक्त का सम्मिश्रण था। तो इसलिए वो उनमें जेनेटिकली उनमें उत्तराधिकार के रूप में उनको ये गुण विरासत में मिले थे, तुर्क जाति के और मंगोल जाति के। और तैमूर लंग और चंगेज खान अपने समय के योद्धा और लुटेरे थे जिन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया था। परंतु अकबर का महान उनको इसलिए कहा जाता है कि अपने पूर्वजों से अलग उन्होंने अपनी धार्मिक नीति के कारण गैर मुस्लिम लोगों का भी दिल जीता, उनका पूरा समर्थन प्राप्त किया और इसी कारण उन्हें मुगल राजवंश के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। उन्होंने कला और संस्कृति के लिए अपने संरक्षण का विस्तार किया
अकबर साहित्य के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कई भाषाओं के साहित्य का समर्थन किया और अपने शासनकाल के दौरान एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो बहु सांस्कृतिक पद्धतियों को समर्थन करता था। यानी कई प्रकार की संस्कृतियां, चाहे वो पारसी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अन्य जातियां, उन्होंने उनको समर्थन दिया और एक अच्छे साम्राज्य की नींव डाली। क्योंकि इस वीडियो में हम अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर भी था। वैसे तो उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, लेकिन कई स्थानों पर उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर भी मिलता है और बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। भारत में लोगों ने उनके सफल और कुशल शासन के लिए उनका नाम अकबर रखा था और अकबर का अर्थ होता है महान या बड़ा। तो ये जो अकबर की उपाधि थी, ये जब अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जजिया हटाया था और हिंदुओं पर से कई प्रकार के धार्मिक कर हटा के उनको एक अच्छे शासन की का विश्वास दिलाया था, तो लोगों ने उनके कुशल शासन से प्रभावित होकर उनको अकबर की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने अपना अधिकतर जीवन शिकार करने में, युद्ध कला को सीखने में, तलवारबाजी करने में और एक शक्तिशाली, निडर और बहादुर योद्धा बनने में लगाया था। परंतु अकबर किसी कारण से लिखना और पढ़ना नहीं सीख पाए थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने महान शासक होते हुए भी अकबर अनपढ़ थे और ऐसा कहा जाता है कि यदि अकबर कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता उन्हें पड़ती थी, तो वो सदैव अपने पास एक ऐसे व्यक्ति को रखते थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था। लेकिन ये सब होते हुए भी उन्होंने साहित्य को, विद्वानों को हमेशा प्रोत्साहित किया। उनका जो कॉमन सेंस था, जो उनकी समझ थी, वो बहुत अधिक थी और अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने कला को, साहित्य को सदैव प्रोत्साहित किया। अकबर के पिता नसीरुद्दीन हुमायूं मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे और 1540 में उनके पिता को शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में हरा दिया था। और हुमायूं के पास जब कुछ नहीं था, उसी समय जब वो दर दर भटक रहे थे, तब उनकी पत्नी, जो अकबर की माता थी, हमीदा बानो बेगम, गर्भवती हुई और हुमायूं की स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। और ऐसा इतिहास की अकबर की आत्मकथा में और कई ऐतिहासिक ग्रंथों में सप्रमाण इस बात के हमें प्रमाण मिलते हैं कि उमरकोट के हिंदू शासक राणा ने उनको शरण दी थी और वहीं पे अमरकोट में ही अकबर का जन्म हुआ था, जो सिंध के पास है अमरकोट। और हुमायूं वहां पे रहकर लगातार मुगल सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन जिस समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था, तो उस समय उनके पिता के पास खुशी मनाने के लिए या अकबर के जन्म का उत्सव मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। सिर्फ उनके पास कुछ थैली में कुछ कस्तूरी थी। कस्तूरी वो बहुत ही रेयर खनिज होता है, जो कस्तूरी मृग, जो लाखों में से एक मृग में होती है, उस और उसकी खुशबू, जिसे मस्क भी कहा जाता है, जो विश्व की सबसे प्रसिद्ध सुगंधों में से एक है, उसकी थैली थी। उन्होंने उस कस्तूरी की थैली को देकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा था कि इस मस्क या इस कस्तूरी की खुशबू की भांति अकबर की कीर्ति भी चारों ओर फैले। और उनके कहे हुए जो शब्द थे, वो प्रकारांतर में, कालांतर में बिल्कुल सत्य साबित हुए और अकबर जो थे, विश्व के महानतम सम्राटों में उनका नाम शामिल हुआ। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार हुमायूं दर दर भटक रहे थे और अमरकोट के शासक के यहाँ उन्होंने शरण ली और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ। और अकबर शुरू से ही उनका जो रुचि थी वो शिकार खेलने में, योद्धा बनने में, जानवरों के साथ बाज के युद्ध कराने में और इस प्रकार की चीजें करने में अधिक थी। उनका पढ़ने लिखने में रुझान कम था। अकबर ने अपने प्रारंभिक जीवन में शिकार करना, हाथियों का उपयोग करना, युद्ध कौशल सीखना और महान योद्धा बनने की सभी चीजों का अध्ययन किया, जो आगे चलकर उनकी महान सम्राट बनने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। 1555 में
में हुमायूं ने फारस के शासक शाह तहमास के प्रथम के सैन्य समर्थन के साथ कामरान जो उनके ब्रदर थे उनको उनकी धृष्टता और विश्वासघात का बदला लिया, उस पर आक्रमण करके दिल्ली को उससे वापस जीत लिया। हुमायूं ने दिल्ली को तो वापस हासिल कर लिया, लेकिन अधिक समय उस पे शासन नहीं कर पाए। सन 1556 में एक दुर्घटना में हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कहा जाता है कि शायद वो नशे में थे या कुछ दवा के नशे में थे, और अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं की इस असामयिक मृत्यु के कारण अकबर को 13 वर्ष या 14 वर्ष की अल्प आयु में ही शासन संभालना पड़ा, और इसमें उनका साथ दिया हुमायूं के बहुत ही भरोसेमंद सलाहकार और सैन्य संरक्षक बैरम खान ने, जिन्होंने अकबर के युवा होने तक शासन को संभाले रखा। अकबर बहुत छोटे थे, 13 वर्ष के थे, और बैरम खान के नेतृत्व में 14 फरवरी 1556, इस 1956 को आप 1556 पढ़िए, 1556 को कलानूर जो पंजाब में है, सम्राट अकबर को हुमायूं का उत्तराधिकारी एक मंच से घोषित किया। और बाद में सुल्तान अकबर ने अपने मामा हिंडाल मिर्जा की बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से अकबर ने शादी भी की। शासक बनने के पश्चात 1556 से 1560 वर्ष 60 तक, यानी 4-5 वर्ष तक बैराम खां के संरक्षण में अकबर ने शासन किया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटा से अकबर को सब तरह से संभाल कर बैराम खान ने, ये अकबर की आत्मकथा के चित्र हैं जिसमें देखा ये डिपिक्ट किया गया है कि किस प्रकार से बैराम खान ने अकबर की छुटपन से रक्षा की और उनको एक शासक बनने में योगदान दिया। अकबर के लिए जो सबसे पहला संकट आया वो मोहम्मद आदिल शाह सूर ने उत्पन्न किया, और 1556 में अकबर ने बैराम खां को अपना वकील, जिसे वजीर भी कहा जाता है, नियुक्त किया और उन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। और अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैराम खां का बहुत बड़ा हाथ है। बैराम खां फारस से थे और शिया मुसलमान थे। ज्यादातर मुस्लिम सुल्तान जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, और बैराम खां एक शिया मुस्लिम थे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अकबर के प्रारंभिक काल में लड़ा गया वो था पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफगान शासक आदिल शाह सूर जो थे, जो शेरशाह सूरी के वंशज थे, और उनके सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र ने आदिल शाह सूर को हराकर उसको पदस्थ करके हेमचंद्र विक्रमादित्य, उनका नाम हेमू भी कहा जाता है, इसके नाम से भारत पे राज्य करना आरंभ कर दिया था। लेकिन मुगल सेनापति बैराम खान ने अकबर का को रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधित्व किया था इस युद्ध में, और उनकी कूटनीतिक चाल के कारण युद्ध में विजयी होते हुए भी हेमू ये युद्ध हार गए। उनकी आंख में एक तीर लग गया जिससे हेमू की सेना बिखर गई और उनको अल्टीमेटली हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध में अकबर के संरक्षक बैराम खां का बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, जिन्होंने भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास पे बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, उनका कहना है कि इस पानीपत के युद्ध में हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग थी। अर्थात ऐसा नहीं था कि हेमू ने कोई वीरता से युद्ध नहीं लड़ा हो, या अकबर ने के पास बहुत अच्छी सेना हो, या उन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा हो, लेकिन कुछ दैवीय संयोग, कुछ ईश्वर की इच्छा ऐसी थी कि हेमू की आंख में तीर लगा, उसको हार का सामना करना पड़ा, और भारत पर मुगल साम्राज्य का फिर से आधिपत्य स्थापित हो गया, और अकबर भारत का दिल्ली के सम्राट बन गए। इस युद्ध में आप देख सकते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता है, और अकबर के बीच में की सेना के बीच में, अकबर ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, उनकी तरफ से बैराम खान ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब शासक बनने के पश्चात दिल्ली पर पुनः अपना आधिपत्य जमाने के बाद अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ किया, और लगातार कई वर्षों तक 1562 में सबसे पहले मालवा को, 1572 ईस्वी में गुजरात को, गुजरात की जीत के उपलक्ष्य में ही उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की स्थापना की थी।
बंगाल को 1574 में, काबुल पे आक्रमण करने वाले वो महत्वपूर्ण मुगल सम्राट थे, जिसको उनकी सीमांत नीति की एक बहुत बड़ी सफलता भी माना जा सकता है। कश्मीर को 1586 में, और खानदेश जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, उसको 1601 में मुगल साम्राज्य के अधीन करके लगभग पूरे भारत पर अकबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अकबर एक कुशल शासक थे और पूरे भारत में अपने शासन को अपने अधीन करने के लिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उन्होंने कई रणनीतियों को अपनाया। कई स्थानों पर उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया, जबकि कई जगहों पर अपने प्रशासनिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करने आरंभ किए, राजपूत जातियों को अपने साथ मिलाया। शादी करने के पश्चात अपनी हिंदू पत्नियों को उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी, उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया, जिसके कारण उनकी इस धार्मिक नीति के कारण उन्होंने बहुत सारे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए उन हिंदू जातियों से जो इतने सालों से मुस्लिम शासक के विरुद्ध थी। उनको अकबर ने अपने अधीन कर लिया, और इन राज्यों को जिन जगहों पर उन्होंने अपने शासन स्थापित किया था, वहां उन्होंने सुयोग्य राज्यपालों की नियुक्ति की, जिससे यहाँ का शासन अच्छी तरह से चल सके। तो आरंभिक स्थिति में अकबर ने अपने साम्राज्य को एक सुदृढ़ता प्रदान की, एक स्थायित्व प्रदान किया, और इस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार किया। अकबर के शासनकाल में 1556 से 1560 तक का समय बैराम खां के संरक्षण का काल कहलाता है, यह मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन 1560 से 1562 तक का काल, जो 2 वर्ष का काल है, उस समय उनकी धाय माहम अनगा, उनके पुत्र अधम खां और उनकी पुत्र जीजीत अनगा द्वारा शासन में काफी महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण, बल्कि शासन का सर्वे सर्वा होने के कारण, इतिहासकारों ने उसको पर्दा शासन या पेटीकोट शासन की संज्ञा दी है। यानी उस समय अकबर पूरी तरह से किसके प्रभाव में थे? अपनी धाय, जिन्होंने उनको पालन पोषण किया था, माहम अनगा, जिन्होंने बहुत छुटपन से उनको कई प्रकार की विपत्तियों से दूर रखकर उनका पालन पोषण किया था, उनके पूरी तरह से उनके गाइडेंस में या उनके डोमिनेंस में थे, उनके प्रभुत्व में थे, उनके प्रभाव में थे। और अधम खां जो थे वो महामनगा के पुत्र थे, और बाद में अकबर ने इन्हीं अधम खां की हत्या कर दी थी। बैराम खां की भी इस समय मक्का जाते समय 1555 में जब बैराम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मुबारक खान नाम के अफगान के पिता को मार डाला था, उस मुबारक खान ने मक्का जाते समय गुजरात में बैराम खां पर भी आक्रमण कर दिया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। अबुल फजल जो अकबर की आत्मकथा के लेखक भी थे और उस काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि बैराम खां के पतन में सबसे अधिक उत्तरदायी अकबर की धाय मां माहम अनगा का योगदान था। उन्होंने कुछ इस तरह के षड्यंत्र रचकर बैराम खां को मरवाया था। ये माहम अनगा है जिनका चित्र अकबर की आत्मकथा से लिया गया है। इनका प्रभाव अकबर की नीतियों पर, उस 2 साल के शासनकाल में अकबर के क्रियाकलापों पर, अकबर के विचारों पर बहुत अधिक था, इसीलिए इसको पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। ये प्रश्न ना सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है, बल्कि आगे यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो माहम अनगा के बारे में, बैराम खां के बारे में, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, इस प्रकार के प्रश्न अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हमने अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की। अब अकबर ने शासन बनने के पश्चात किन किन नीतियों का पालन किया, किन किन ऐसे विचारों को उसने क्रियान्वित किया जिससे वो महान कहलाए, उनकी राजपूत नीति, उनकी धार्मिक नीति, उनकी मनसबदारी प्रथा, इन सब के बारे में हम अगले वीडियोस में आपको समय समय पर जानकारी देंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।